प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट टर्म पे ऑक्सीकरण अपचयन में संतुलित करना समीकरणों को उनकी दोनों विधियों को उदाहरण सहित किया है, इलेक्ट्रॉन आयन विधि और ऑक्सीकरण अंक विधि। उसी के कंटिन्यूशन में अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं। हालांकि इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। 10th क्लास में पढ़ा था, अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाल दिया जाए तो कुछ समय बाद लोहे के टुकड़े पर कॉपर धातु डिपॉजिट हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है। और वहाँ धातुओं की सक्रियता के बारे में पढ़ा था कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को प्रतिस्थापित कर देता है। विलयन में जब दोनों प्रकार के आयन उपस्थित हो तो अभिक्रिया क्या अग्र दिशा की ओर होगी या प्रति दिशा की ओर होगी, यह निर्भर करेगा भाग लेने वाले धातु परमाणु पर। जैसे एक उदाहरण से इसको समझाते हैं। यह कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। जो नीले रंग का होता है। नीला थोथा जिसे आप कहते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। यह नीले रंग का है। अब इसमें एक जिंक धातु की छड़ को रख दिया गया। जिंक धातु तो कुछ समय बाद में देखा गया कि कॉपर सल्फेट का रंग जो है वह थोड़ा हल्का हो गया और जिंक धातु की छड़ पर थोड़ा थोड़ा कॉपर डिपॉजिट होने लग गया, जो ब्राउन कलर का दिखाई देता है। जिंक धातु डिसॉल्व होकर के, विलय होकर के विलयन में चला जा रहा है और काफी समय बाद में जब देखा तो वह नीला रंग पूरा का पूरा गायब हो गया। रंगहीन विलयन बन गया और जो धातु की छड़ थी उसका काफी भाग गल गया, डिसॉल्व हो गया और उसके ऊपर कॉपर धातु निक्षेपित हो गया। हल्का नीला रंग और यह रंगहीन विलयन है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखा जाए तो वह कॉपर धातु को निक्षेपित कर देता है और खुद जिंक सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है और यह जिंक सल्फेट
रंगहीन होता है, यह लाल भूरे रंग का होगा, यह नीला रंग का विलयन था और जंक की रॉड सफेद होती है। अगर इसी को ऑक्सीकरण अंक के रूप में देखें तो यहां जिंक का ऑक्सीकरण अंक 0 था, कॉपर का +2 था, यहां कॉपर का 0 हो गया और जिंक का +2 हो गया। अर्थात जिंक धातु ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे जो इसकी छड़ पर एकत्रित हो गए और वह विलयन में Zn2+ के रूप में चला गया। इन दोनों विलयनों को जब कॉपर सल्फेट को देखा गया तो वह कॉपर 2+ और सल्फेट 2- था। इलेक्ट्रॉन का त्यागना यह क्रिया ऑक्सीकरण है। इन त्यागे हुए इलेक्ट्रॉनों को कॉपर ग्रहण करता है और कॉपर सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन क्रिया है। फिर पढ़ चुके हैं, जो ऑक्सीकरण की क्रिया करता है वह स्वयं अपचायक है और जो अपचयन की क्रिया करता है वह स्वयं ऑक्सीकारक है। अतः अभिक्रिया हमेशा अग्र दिशा की ओर ही विस्थापित रहेगी। इसके विपरीत अगर जिंक सल्फेट में कॉपर धातु डाला जाए तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर में अपना इलेक्ट्रॉन जिंक को देने का सामर्थ्य नहीं है। अपन कहते हैं कॉपर के मुकाबले जिंक अधिक सक्रियता का क्रम, जिंक अधिक सक्रिय है कॉपर के मुकाबले। एक दूसरा प्रयोग करते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट के जगह अपन एक रंगहीन सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेते हैं और इसमें एक कॉपर धातु की छड़ डालते हैं। यह रंगहीन था तो देखा कि कुछ समय बाद में कॉपर आयन विलयन में आ जाते हैं। कॉपर डिसॉल्व होता है विलयन में और विलयन में AgNO3 से Ag धातु के रूप में यहाँ निक्षेपित होता है। वह हल्के नीले रंग का होगा और उसके बाद में यह गहरा नीला विलयन हो जाएगा और यहां पर सिल्वर धातु निक्षेपित हो जाएगा। इसको समझाने के लिए अपन कह सकते हैं AgNO3 का जलीय विलयन जब कॉपर धातु के साथ में क्रिया करेगा तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और सिल्वर को निक्षेपित करेगा। यहां AgNO3 आयनिक यौगिक है, जलीय विलयन में वह Ag आयन और नाइट्रेट आयन के रूप में रहता है।
कॉपर जो ठोस अवस्था में है, इस विलयन में वह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कॉपर 2+ जलीय विलयन में चला जाता है। क्योंकि पहले रंगहीन AgNO3 था, थोड़ा कॉपर गया तो हल्का नीला हुआ, और जब अधिकांश कॉपर इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो गया तो वह कॉपर नाइट्रेट बना जो नीला रंग का है, और वह सिल्वर धातु इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, Ag आयन प्लस कॉपर सॉलिड इज इक्वल टू कॉपर 2+ प्लस ट्वाइस Ag सॉलिड, ट्वाइस Ag प्लस Cu सॉलिड इज इक्वल टू Cu 2+ एक्वस प्लस Ag सॉलिड। तो यहां AgNO3 ने आयनित होकर के इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया था। जो Ag आयन था उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे, तो वो Ag सॉलिड में परिवर्तन हुआ। यह क्रिया ऑक्सीकरण की थी, यह क्रिया अपचयन की है। अर्थात यहां कॉपर अपचायक है, जो ऑक्सीकरण की क्रिया करता है वह स्वयं अपचायक है, और जो अपचयन की क्रिया करता है वह स्वयं ऑक्सीकारक है। और इसका उल्टा देखें तो अगर कॉपर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर धातु डाला जाए तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, अर्थात सिल्वर अपना इलेक्ट्रॉन कॉपर को नहीं दे सकता। अपन कहते हैं कॉपर के मुकाबले सिल्वर की क्रियाशीलता कम है। इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे अपन धातुओं की विस्थापन अभिक्रियाएं और डेनियल सेल, जिसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात होगी, सक्रियता श्रेणी की बात होगी। धातुओं को एक टेबल के रूप में बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उनकी सक्रियता के रूप में वो मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 के रूप में अपन पढ़ेंगे। जो अधिक सक्रिय धातु है वह कम सक्रिय धातु को अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है, और जो कम सक्रिय धातु है वो अपने लवण से धातु का विस्थापन कर देता है। इस प्रकार विलयन में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं हैं। जिंक सबसे ज्यादा क्रियाशील, कॉपर उससे कम, सिल्वर उससे भी कम है। ये राजस्थान बोर्ड में पिछले साल ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, मगर इस साल आपका NCERT का सिलेबस है और उसमें ये शामिल किया हुआ है। अगले भाग में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार की बात कर रहे हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। चूंकि ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ चुके हैं अपन, परिभाषा आधुनिक इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट पर, और ऑक्सीकरण अंक विधि से भी अपन ऑक्सीकरण अपचयन को समझा चुके हैं। अब अपन इस बात को समझाने जा रहे हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं को कितने भागों में अपन यहां बांट सकते हैं, जहां तक ऑक्सीकरण अपचयन का सवाल है। पहला,
कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शंस, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। इसका बिल्कुल उल्टा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विघटन अभिक्रियाएं। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रियाएं। और चौथा है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। विषमांगीकरण या असमानुपातन अभिक्रियाएं। जो अभी कॉम्पिटिटिव रिएक्शन बताई थी उसको मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट नोट्स में आपको दिया था, उसका वीडियो मिल रहा है आपको। बीच में छुट्टी आ गई थी और वहां नोट्स में यहां तक आपको दिए हुए हैं। उन्हीं चीज को पहले समझा रहा हूं और फिर इन दोनों को समझाऊंगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई क्रियाकारक तत्व या परमाणु अवस्था में हो और वह किसी दूसरे के साथ में संयोग करके उत्पाद बनाता हो तो वह संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। हाँ, जो 10th क्लास में 9th 10th क्लास में जो आपने दहन की अभिक्रियाओं को पढ़ा है उसमें ऑक्सीजन परमाणु के रूप में अणु O2 है, वो भाग लेती है, तो वह भी इसी का उदाहरण होगा। जैसे N2 प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस NO। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीकरणांक 0 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक 0 है, जबकि NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरणांक +2 है और ऑक्सीजन का -2 है। या नाइट्रोजन 0 से +2 में परिवर्तित हुआ है। यह क्रिया ऑक्सीकरण की हुई और ऑक्सीजन 0 से -2 में यह अपचयन की क्रिया हुई है। H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू ट्वाइस HCl। यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक 0 है, क्लोरीन का ऑक्सीकरणांक 0 है। HCl में ये +1 है, ये -1 है। यहां हाइड्रोजन के ऑक्सीकरणांक में वृद्धि हुई है, क्लोरीन के ऑक्सीकरणांक में कमी हुई है। यह क्रिया ऑक्सीकरण होगी, जबकि क्लोरीन का -1 में परिवर्तन रिडक्शन होगा। जो दहन वाली अभिक्रिया है इसमें
एक परमाणुवीय अवस्था या एलिमेंटल स्टेट में होना जरूरी है। ये अणु है तो ये एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन का अणु है। मीथेन ऑक्सीजन से मिलकर के CO2 और H2O बनाती है। यहां कार्बन का ऑक्सीकरण अंक -4 है, यहां कार्बन का ऑक्सीकरण अंक +4 है। कार्बन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई, यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक 0 है और यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 है। यह रिडक्शन या अपचयन की अभिक्रिया हुई। इस प्रकार ऑक्सीकरण व अपचयन में दो में से एक कोई न कोई, दोनों ही एलिमेंटल स्टेट में हो सकते हैं, जैसे H2 + Cl2, H2 + O2 = 2H2O, या हाइड्रोजन 0 या हाइड्रोजन +1 या ऑक्सीजन 0 या ऑक्सीजन -2, यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। बात करें